वेलकम दोस्तों। हम आपके लिए लाए हैं एमपी केवीसीएल का टेस्टिंग असिस्टेंट का पेपर। और ये इसमें देख सकते हैं हम एमपी केवीसीएल टेस्टिंग असिस्टेंट टीए। ये इसका पेपर है, ये 2017 का पेपर है दोस्तों। ठीक है, तो इस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं हमें ये देखना है इसमें, और उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे हम। और ऐसे सभी जितने भी क्वेश्चन हुए हैं या क्वेश्चन पेपर जो हैं, सभी पेपर के सॉल्यूशन हम आपको इस टेक्निकल चैनल में मिलेगा। तो जल्दी से फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। इसमें देख सकते हैं दोस्तों आप, क्वेश्चन पेपर नेम एमपी केवीसीएल टेस्टिंग असिस्टेंट, सब्जेक्ट नेम एमपी केवीसीएल टेस्टिंग असिस्टेंट, क्रिएशन डेट लिखा है 2017 में ये पेपर हुआ था। टोटल ड्यूरेशन मार्क्स 200, टोटल मार्क्स 300, ड्यूरेशन है 120 मिनट। और डिस्प्ले मार्क्स इसे यस से शो करेगा कैलकुलेटर, ये इसमें सब टोटल रिक्वायरमेंट दी हुई है दोस्तों। अब इसके आगे हम देखते हैं, इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं, ये ग्रुप ऑफ मार्क्स जो होते हैं वो 300 मार्क्स का होता है पेपर। ठीक है दोस्तों, ये हमें पता रहना चाहिए। और इसका जो क्वेश्चन है ये वो टेक्निकल क्वेश्चन ज़्यादा दिए रहेंगे इसमें, अर्थात टेक्निकल क्वेश्चन कितने 25 टेक्निकल क्वेश्चन दिए रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट होती है दोस्तों वो होती है कुलाम। कुलाम। तो चार्ज की आवेश की क्या होती है, इसे चार्ज या आवेश कहा जाता है। तो आवेश की यूनिट जो होती है ये होती है कुलाम दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था। ऑप्शन ए है एम्पियर, ऑप्शन बी है कुलाम, ऑप्शन 3 है जूल एंड ऑप्शन 4 है वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कुलाम। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विद्युत चार्ज प्रभार की इकाई क्या है? ये हिंदी में दिया हुआ दोस्तों। इसका भी आंसर वही होगा क्योंकि क्वेश्चन वही है, ये हो जाएगा कुलाम में। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम, 1 वाट शक्ति किसके बराबर होती है? तो ऑप्शन ए है इसका 1 जूल पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 1 कुलाम पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 1 न्यूटन पर सेकेंड, और ऑप्शन ऑप्शन 4 है 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो इसका जो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि 1 वाट शक्ति जो है 1 जूल। ठीक है दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? 1 जूल, 1 JOULE जूल पर सेकेंड। ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों, या इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 1 जूल सेकेंड इनवर्स। ऐसा भी लिखा रहता दोस्तों तो भी सही होता आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा 1 जूल पर सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक तार की मोटाई में वृद्धि कर दी जाए तो तार के प्रतिरोध मान में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तार के प्रतिरोध मान में आर इक्वल क्या हो जाएगा? ρL/A होता है दोस्तों, हम जानते हैं। तो इसमें यदि मोटाई मतलब कि एरिया बढ़ा दिया जाए, एरिया को यदि हम बढ़ा देंगे दोस्तों, तो इसके जो प्रतिरोध मान में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसके अपोजिट है, तो इसका जो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये कम हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए की लिखा है अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन बी है वृद्धि हो जाएगी, ऑप्शन सी है कम हो जाएगा, और ऑप्शन 4 है अपरिमित हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तापमान में वृद्धि होती है तो चालकों संवाहकों के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यदि टेम्परेचर में वृद्धि होगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा? यदि टी बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव कोफिशिएंट रेजिस्टिविटी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ को पहचाने। ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है टंगस्टन। तो हाई रेजिस्टिविटी किसकी होती है दोस्तों? हाई रेजिस्टिविटी होती है टंगस्टन की। किसकी होगी यहाँ में से? टंगस्टन की होगी, क्योंकि एल्युमिनियम होगा नहीं। सिल्वर तो सबसे अच्छा कंडक्टिव मटेरियल होता है, कॉपर भी सबसे अच्छा कंडक्टिव मटेरियल होता है। तो सबसे हाई रेजिस्टिविटी किसकी होगी? टंगस्टन की होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा विद्युत सुचालक नहीं है?
ऑप्शन ए है हीरा, प्लेटिनम, सोना, चांदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्योंकि प्लेटिनम ये भी है, सोना भी है, चांदी भी है, हीरा नहीं है दोस्तों, क्योंकि विद्युत का सुचालक नहीं होता हीरा। ठीक है दोस्तों, और हीरा क्या होता है? बहुत हार्ड होता है, ज़्यादा हार्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत धारा को 1 एम्पियर में किसके प्रवाह के रूप में वर्णित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड लिखा है। सेकेंड लिखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻23 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। सी लिखा है 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। और 4 है 6.28 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। तो हमें पता है विद्युत धारा में 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है? ये होता है 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, ये हमें पता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओम के नियम को पहचाने। तो ओम के नियम के अनुसार समीकरण को पहचानेंगे तो क्या हो जाएगा? V इक्वल क्या होता है? I इंटू आर होता है दोस्तों। ठीक है, यदि I को इधर हटा दें तो क्या हो जाएगा? I को इधर हटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका V अपान आर इक्वल क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। यदि ऐसा कहीं लिखा हो या V इक्वल I इंटू आर लिखा हो तो ये देख लीजिए, या R इक्वल V अपान आई कहीं हो तो ये देख लो। तो V इक्वल I अपान आर लिखा है, ये भी गलत है। V इक्वल आर आई, ये भी गलत है। R इक्वल V इंटू आई लिखा है, ये भी गलत है। और लास्ट में जो लिखा है I इक्वल V अपान आर, ये क्वेश्चन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। रिले में विद्युत धारा के कौन से प्रभाव का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन क्या है इसमें? ऊष्मा, रसायन, चुंबकीय और भौतिकी। तो विद्युत धारा में जो किसका उपयोग किया जाता है? हम मैग्नेटिक का किसका करते हैं? मैग्नेटिक का, अर्थात चुंबकीय का करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 30 ओम के प्रतिरोधक में वोल्टेज की मान क्या होगी? अब इसमें 10-10 दिया हुआ है इस सर्किट डायग्राम में, तो इसमें हम कैसे निकालेंगे दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर बोला है सीरीज में लगे हुए हैं तीनों। ठीक है, 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम। तो इसका जब कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें क्या निकालना है? वोल्टेज का मान निकालना है। V इक्वल क्या निकालना है? I इंटू आर निकालना है दोस्तों हमको। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्ट दिया हुआ है, वोल्टेज कितना दिया हुआ है? वोल्टेज दिया है आपको 120 वोल्ट। ठीक है, आपका आर कितना निकल जाएगा ये निकाल लो, और आपको क्या निकालना है? वोल्टेज का मान। तो 30 ओम के प्रतिरोधक में वोल्टेज का मान जो निकलेगा दोस्तों, ये निकलेगा 60 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 230 वोल्ट की आपूर्ति वाले वोल्टेज से जुड़े एक 1000 वाट के हीटर से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर क्या निकलेगा दोस्तों? 2.3 एम्पियर, 0.23 एम्पियर, 4.34 एम्पियर या 0.34 एम्पियर। तो इसमें 230 वोल्ट दिया हुआ है, V का मान 230 वोल्ट। ठीक है, और वाट कितना दिया है? P का मान 1000 वाट दिया है। तो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितनी होगी ये निकाल सकते हैं हम। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए P इक्वल V इंटू आई लगाएंगे फार्मूला हमारे पास। इसको हम इस साइड कर देते हैं, P अपान V इक्वल आई कर देते हैं। अब ये P का जो मान है आपका, P का मान कितना दिया हुआ है आपका? 1000 वाट अपान 230 वोल्ट इक्वल आई। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यदि 23 का भाग आप 100 में देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 4.34 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, तो इस फार्मूले से P इक्वल V इंटू आई से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन दिया है, आलेख में दिखाई गई विद्युत धारा Lx का मान ज्ञात कीजिए। तो आने वाली धारा और जाने वाली धारा दोनों इक्वल होती है, हमें पता है। तो यहाँ पर जो आने वाली धारा है पहले उसको गिन लेते हैं, ये 3 एम्पियर, 3 प्लस उसके बाद कौन सी धारा और आ रही है आपकी? ये आ रही है आपकी 1 प्लस 2। ठीक है दोस्तों, तो 3 और 2 5 और 1 6 एम्पियर हो गया दोस्तों। और जाने वाली धारा कौन कौन सी है? एक हो गई 2 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो ये कितनी हो गई? 3। ठीक है, तो दोस्तों जैसे हमने लिखा 3 धन 2 5 धन और ये एक टोटल 6 हो गई। और ये L x जिसका मान निकालना है ये +2a हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो ये जो 6 है और ये 2 है, इसमें से इन दोनों को घटा देंगे तो बचेगा कितना, 4। तो एल ए का कितना मान हो जाएगा, मतलब कि इस एल एक्स का मान कितना हो जाएगा, 4 एम्पीयर हो जाएगा, क्योंकि 6 माइनस 2 बचेगा 4। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से आप सॉल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक की 120 ओम के 10 प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़ने पर उसका समकक्ष प्रतिरोध क्या होगा। तो इसको हमने श्रेणी में जोड़ा है, अर्थात सीरीज में जोड़ेंगे। तो सीरीज में 10 रजिस्टेंस ऐसे ही जोड़ेंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे 10 रजिस्टेंस जोड़ेंगे तो उनका मान जो होगा वो क्या होगा, तो उसको हम जब जोड़ेंगे सीरीज में तो उसका मान निकल जाएगा आपका 1.2 किलो ओम। 1.2 किलो ओम हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि सीरीज में है तो सब जुड़ जाएंगे। दोस्तों इसका एक फार्मूला है, आर इक्विवेलेंट इक्वल होता है एन आर। तो इसमें जो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे हम तो ये हो जाएगा, एन कितना है टोटल 10 है, ठीक है, और प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है 120 है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 2 शून्य लगा देंगे 1200, इसे 1.2 लिख सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, 1.2, तो ये 1.2 इसका सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, NEC के अनुसार चित्र में दिखाया गया प्रतीक क्या दर्शाता है। तो ये जो चित्र में दिखाया गया प्रतीक क्या दर्शाता है दोस्तों, एक संकेतक या समकक्षी तार या फ्यूज या ओवरहेड लाइन। तो ये जो इस टाइप का सिंबल है दोस्तों, ये दिखाएगा ओवरहेड लाइन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टार्टर का एक स्टार्टर के लिए प्रतीक क्या है। तो एक स्टार्टर के लिए प्रतीक क्या है दोस्तों, ये तो किसका है, ICDP का है, ये डबल पोल। ठीक है, ये जनरेटर। ठीक है दोस्तों, और ये किसका हो जाएगा आपका, ये है स्टार्टर का सिंबल। तो सिंबल भी याद रहना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन से वर्ष में राष्ट्रीय विद्युत संहिता नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड तैयार की गई थी। तो 1950, 1968, 1972 या 1985। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1985। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा NEC के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन है बिजली के उपकरणों के मानक, इसका है इंस्टॉलेशन नियम, विद्युत सुरक्षा या बिजली के प्रशुल्क। तो कौन सा NEC नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड के अंतर्गत आता है, तो बिजली के प्रशुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक तापन स्तुत हीटिंग एलिमेंट के रूप में उपयोग करने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा है। तो ऑप्शन ए है अब तांबा, ऑप्शन बी चांदी, नाइक्रोम या एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर होगा नाइक्रोम। नाइक्रोम में क्या क्या होता है, निकिल प्लस क्रोमियम, ये दोनों होते हैं दोस्तों, और दोनों कंपोनेंट से मिलकर नाइक्रोम बनता है। और इसका यूज़ हीटिंग एलिमेंट में, जैसे हीटर हो गया आपका, इसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कटिंग के उद्देश्य के लिए विद्युत अपघट्य के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो विद्युत अपघटन कहते हैं, या विद्युत लेपन कहते हैं, या स्क्रीन प्रिंटिंग बोलते हैं, या इलेक्ट्रो प्रिंटिंग बोलते हैं। तो विद्युत अपघटन के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होने वाली जो क्रिया होती है वे विद्युत लेपन कहलाती है, और इसमें DC सप्लाई दिया जाता है दोस्तों, ये भी याद रखिए। विद्युत लेपन की क्रिया में कौन सप्लाई देते हैं, DC सप्लाई, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में जमा हुए पदार्थ का भार किस पर निर्भर नहीं करता, विद्युत धारा पर, या विद्युत रासायनिक तुल्य पर, या समय पर, या तापमान पर। तो ये विद्युत अपघटन की जो क्रिया होती है, इसमें जमा हुआ जो पदार्थ भार है वो किस पर निर्भर करता, तापमान पर, मतलब कि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केवल ताप रोधन इंसुलेशन के लिए प्रयोग की जाने वाले PVC का पूर्ण नाम क्या है। तो इसका PVC का पूर्ण नाम क्या है दोस्तों, पॉली एथिलीन विट्राइल कंपाउंड, या पॉली क्लोरोप्रीन विट्रियल कंपाउंड, या है पॉलीविनाइल क्लोराइड, या पॉलीविनाइल केमिकल। तो सभी को पता है PVC का फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आवृत्ति F हर्ट्ज वाली AC तरंग की समय अवधि T के लिए क्या सूत्र बनेगा। तो T के लिए जो है, देखो यहाँ पर क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी
जो हर्ट्ज वाली एसी तरंग की समय अवधि के लिए सूत्र क्या बनेगा? तो फार्मूला क्या बनेगा? टी इक्वल 2πf या टी इक्वल एफ अपान 2 या टी इक्वल 1/f होगा या टी इक्वल f/3 होगा। सभी को पता है टी इक्वल 1/f होता है, क्योंकि जो ये जो है टाइम, ठीक है, टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल अपोजिट होता है या व्युत्क्रम होता है? फ्रीक्वेंसी के। यह है फ्रीक्वेंसी, यह है आपका टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, एक चक्र में रेडियंस की संख्या क्या होती है? तो हमें पता है दोस्तों, एक चक्र में रेडियंस की संख्या क्या होती है? 360, 180, पाई या 2π। तो एक चक्कर में कितना होता है हमें पता है। इस टाइप से बनाएंगे हम इसकी वेव फॉर्म, ये पाई 2π। तो ये पाई हो गया और ये क्या हो जाएगा? 2π हो गया। पाई 180 होता है यहाँ तक और यहाँ तक होता है 3, फिर 180, टोटल कितना हो जाएगा? 360। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एक चक्र रेडियंस की संख्या क्या होती है क्वेश्चन पूछा है, इसलिए हम लगाएंगे 2π। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, एक साइन तरंग का वर्ग माध्यम मूल जो आरएमएस मान है वो किसके बराबर होता है? तो समान मान के डीसी वोल्टेज के या दुगनी आवृत्ति के एसी मान पर या तरंग अर्ध तरंग परिशोधित संकेतक के या उच्च मान के आधे। तो इसका राइट आंसर है डीसी के बराबर, क्योंकि आरएमएस जो मान है, जितना एसी का आरएमएस मान होगा उतना ही डीसी का भी आरएमएस मान होगा। तो ये मैंने भी बताया है। आप इसके लिए यदि आपको थ्योरी देखना है, बेसिक थ्योरी, तो बेसिक थ्योरी आप नीचे लिंक में जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक परिपथ के प्रेरित्र और संधारित्र द्वारा विकसित एसी पावर के एक उदाहरण को सामान्य तौर पर क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है इंडक्टिव प्रेरक पावर या कैपेसिटिव पावर या रिएक्टिव पावर या अपव्यय पावर। तो इसका राइट आंसर जो होगा, यहाँ पर क्या क्या लगा हुआ है ये देख लीजिए पहले तो। एक तो इंडक्टेंस एल लगा हुआ है और कैपेसिटेंस दोनों लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिएक्टिव पावर हो जाएगा दोस्तों। ये क्या हो जाएगा? आपका रिएक्टिव पावर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक वर्ग माध्यमूल माल आरएमएस, ठीक है, वोल्टेज को एसी तरंग के औसत वोल्टेज के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो हम एवरेज वोल्टेज जो है उसका रेशो क्या होता है ये निकालना है। उस 4 ऑप्शन दिया है, समय स्थिरांक, ऑप्शन बी समयावधि, ऑप्शन सी शक्ति गुणांक और ऑप्शन डी है फॉर्म फैक्टर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि आरएमएस जो वोल्टेज है उसका एसी वेव और औसत वोल्टेज मतलब कि क्या हो जाएगा? आरएमएस वैल्यू अपान एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू, इसका मान क्या होता है? फॉर्म फैक्टर एफ, और इसका मान कितना होता है? 1.11। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शक्ति गुणक का अधिमान्य और परिपूर्ण मान क्या है? ऑप्शन ए 0, 0 से कम या 1 से करीब या 12 से 20 के बीच में। तो शक्ति गुणक मतलब पावर फैक्टर की बात की जा रही है यहाँ पर। तो पावर फैक्टर का जो अधिकतम मान है, जो परिपूर्ण मान होता है, वो 1 के करीब होता है, मतलब यूनिटी। ठीक है, तो 3 पावर फैक्टर होते हैं, हमें पता है पावर फैक्टर 3 कौन कौन से होते हैं। 3 देख लेते हैं हम। पहला है आपका लैगिंग, दूसरा है लीडिंग और तीसरा है यूनिटी, जिसे इकाई बोलते हैं। ठीक है, लैगिंग मतलब पश्चगामी, लीडिंग मतलब अग्रगामी और यूनिटी मतलब इकाई। तो इसमें मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा आपका? लीडिंग में ग्रेटर देन और लैगिंग में लेस देन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक 3 फेज आपूर्ति के फेजों के बीच का अंतर मान क्या होता है? तो ऑप्शन ए है 360 डिग्री, ऑप्शन बी है 180 डिग्री, ऑप्शन सी है 120 डिग्री, ऑप्शन डी है 90 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 120 डिग्री, सी इसका सही आंसर होगा। वो कैसे? ये हो गया आपका आर वाई और ये बी हो गया। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ये 120 डिग्री होगा, 120, और इन दोनों के बीच का 120 हो जाएगा, और इन दोनों के बीच का 120, मतलब बी और आर के बीच में 120 डिग्री, आर और वाई के बीच में 120 डिग्री, और वाई और बी के बीच में 120 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भू संपर्कन खालिस्तान के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए उपयोगकर्ता और मशीनों की सुरक्षा, ऑप्शन बी है एमसीबी की सुरक्षा, या ऑप्शन सी है ओवरलोड से सुरक्षा, या फोर्थ पॉइंट है बिजली की कटौती के दौरान सुरक्षा। तो भू संपर्कन मतलब होता है अर्थिंग,
और अर्थिंग क्यों आवश्यक है हमें पता है, उपयोगकर्ता और मशीनों की सुरक्षा के लिए। तो इसका 1 सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा अर्धचालक पदार्थ है? ऑप्शन ए है इंडियम, तांबा, आर्सेनिक, सिलिकॉन। तो अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर की बात की जा रही है, और सेमीकंडक्टर पदार्थ कौन सा है दोस्तों? हमें पता है सिलिकॉन, SI, जिसको सिलिकॉन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है दोस्तों, क्योंकि सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, बिस्मथ, ठीक है दोस्तों, ये इसका जो मेन कंपोनेंट है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम है दोस्तों, ठीक है। और इसमें अशुद्धि जो है, इसमें गैलियम, इंडियम, ये मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पी प्रकार के अर्धचालक के मुख्य वाहक खाली स्थान होते हैं। तो हमें पता है पी और एन में क्या क्या होते हैं। तो पी में क्या होते हैं दोस्तों और एन में क्या होते हैं? 4 ऑप्शन देखते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या छिद्र। तो पी में क्या होते हैं? होल होते हैं। और एन में इलेक्ट्रॉन। जैसा इसका नाम है वैसा ही काम है इसका। जैसे एन में इलेक्ट्रॉन, तो ये लास्ट का एन इसके एन से मिला लीजिए, याद हो जाएगा। और पी में क्या होता है? होल, ये याद रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीएन जंक्शन डायोड एक बंद स्विच के रूप में कब कार्य करता है? ठीक है दोस्तों, डायोड एज अ स्विच है। ऑप्शन है इसमें जब फॉरवर्ड बायस होता है, जब रिवर्स बायस होता है, जब बायस नहीं होता, और लास्ट ऑप्शन है जब बायस वोल्टेज 0.3 वोल्टेज से नीचे होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा पी एन जंक्शन डायोड की बात की जा रही है। तो पी और एन जंक्शन डायोड जो है ये पी टाइप के सेमीकंडक्टर और एन टाइप के सेमीकंडक्टर से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो है ये फॉरवर्ड, पी और एन जो है, पी एन जंक्शन डायोड, ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है, फॉरवर्ड बायस में काम करता है दोस्तों। तो ये ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनपुट संकेत के कौन से चक्र के दौरान एक पूर्ण तरंग रेक्टिफायर संचालन होता है? तो ऑप्शन देखेंगे, धनात्मक अर्धचक्र, ऋणात्मक अर्धचक्र, धनात्मक अर्धचक्र और ऋणात्मक अर्धचक्र के भाग, या लिखा है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों अर्धचक्र। तो हमें पता है इनपुट संकेत के रूप में जो साइकिल के दौरान पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की बात की जा रही है, तो फुल वेव चलेगा, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों चलेंगे, अर्थात ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक एम्पलीफायर के रूप में कार्य करने के लिए पीएनपी ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक, संग्राहक और टर्मिनलों की ध्रुवता क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पर पीएनपी की बात की जा रही है दोस्तों, पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात की जा रही है। मतलब ये हो जाएगा आपका ये पी, ये एन और ये पी। ऑप्शन देखेंगे, उत्सर्जक पॉजिटिव और संग्राहक निगेटिव, उत्सर्जक और संग्राहक दोनों पॉजिटिव, उत्सर्जक और संग्राहक दोनों निगेटिव, उत्सर्जक नेगेटिव और संग्राहक पॉजिटिव। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये जो उत्सर्जक होता है जिसे आप ई मीटर कहते हैं, तो इसे यदि आप बना दिए एक मीटर, तो यहाँ से बीच से क्या निकलेगा? ये बेस निकलेगा, ठीक है दोस्तों, ये निकलेगा आपका इमीटर और ये कलेक्टर। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका। यहाँ पर किसकी बात करिए? उत्सर्जक जो है ये उत्सर्जक होता है, ठीक है दोस्तों, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। और आपका संग्राहक जो है ये कलेक्टर जिसको बोलते हैं नेगेटिव होता है। बेस कॉमन होता है दोनों के बीच में, तो हमें पता चल गया ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इमीटर, और कलेक्टर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, एक SCR के जंक्शनों की संख्या कितनी होती है? हमें पता है SCR कैसा होता है, ये SCR आपका बन गया, ठीक है दोस्तों, ये SCR। तो इसमें कितने टर्मिनल है? 3 टर्मिनल है दोस्तों, ठीक है। तो SCR का जो बेसिकली है इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, ये आपका SCR बन गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ से गेट निकलेगा, ठीक है, एनोड प्लस, कैथोड माइनस, और ये हो जाएगा आपका गेट, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका SCR हो गया दोस्तों, ठीक। तो ये इसका 3 टर्मिनल है, 1, 2 और ये 3, तो इसका राइट आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक बाइट में बीट्स की संख्या कितनी होती है? तो हमें पता है एक बाइट में कितनी होती है? 1 बाइट बराबर 8 बीट होता है दोस्तों, ठीक। 8 बीट का होता है एक निबल, एक निबल होता है दोस्तों, ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा 8 बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्विगुणक यानी बाइनरी संख्या 111111 का दशमलव समकक्ष क्या होगा? तो इसको निकालेंगे आप, तो इसको निकाल सकते हैं, इसका दशमलव समकक्ष निकालने का तरीका बताता हूं मैं।
तो बाइनरी से डेसिमल निकालने के लिए दोस्तों इसका जो है ये 1 1 1 1 हो गया दोस्तों। ठीक है, तो इसको हम कैसा निकालेंगे ये देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा ऊपर लिखते हैं इसको, 1 1 1 1। ठीक है, इस पर निकाल लिखेंगे 2 पर 0, 2 पर 1, 2 पर 2, 2 पर 3। ठीक है, अब इसको कैसा लिखेंगे, 2 पर 0 का मान जो होता है वो होता है 1। ठीक है, फिर ये होता है 2 पर 1 की घात मतलब 2 ही होगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 2 पर 2 मतलब 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 पर 3 मतलब ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा दोस्तों। तो इस टोटल इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। तो ये हमने निकाल दिए बाइनरी से दशमलव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 15।